देखिए अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी। ठीक है ना, हमारे पास जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है वो एक बैटरी से अटैच है। नाउ कीपिंग द बैटरी कनेक्टेड, अभी बैटरी लगी हुई है, बैटरी को डिस्कनेक्ट नहीं किया हुआ है। अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। बात को समझिएगा, अगर आपके पास ये सिर्फ प्लेट्स हैं और ये डी सेपरेशन पे है, इनका एरिया ए है, तो इसकी कैपेसिटी का फॉर्मूला हुआ एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। अगर इनके बीच में हम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला डाइलेक्ट्रिक भरवा देते हैं तो कैपेसिटी क्या हो जाएगी, सी डी लिख दूं मैं, कैपेसिटी इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन क्या, डी। बात को बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ये भी कैपेसिटी है, ये भी कैपेसिटी है। जिस समय पे सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, बीच में एयर भरी हुई थी, तो उस समय कैपेसिटी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी था। अब जब उसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब भर दिया तो कैपेसिटी इंक्रीज हो गया, कितना हो गया, के टाइम्स हो गया। कैपेसिटी इंक्रीज करने का होने का मतलब है एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ चार्ज क्या कर लेना, स्टोर कर लेना। कैपेसिटी इंक्रीज होने का मतलब क्या है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर कर पाना। ठीक है ना, समझिएगा बात को पूरी तरीके से। अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स इन दिस प्रोसेस। तो बात समझिएगा, कैपेसिटर जो का त्यों है, उस पे बैटरी अटैच था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले उसके बीच में एयर था और बैटरी अटैच रहते हुए भी हमने बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखवा दिया। हमको मालूम है दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में अगर आप डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखते हैं तो होगा क्या, कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगा। कितना इंक्रीज हो जाएगा, के टाइम्स हो जाएगा। के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है। समझिएगा बात को। पूछता है इस प्रोसेस में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। पहला चेंज, नो वर्क इज डन। आप बताइए अगर मैं ऐसा कर दूं तो क्या कोई वर्क होगा, मतलब एक्सटर्नल एजेंट या बैटरी की वजह से कोई वर्क होगा, चलिए नहीं होगा वर्क। समझिएगा, ये जो बोलते हैं ना नो वर्क इज डन, ऐसा नहीं है ना, कुछ ना कुछ वर्क होगा, क्योंकि आपने उस कैपेसिटर का कैपेसिटी बढ़ा दिया है। वो जो बैटरी अटैच थी ना, वो बैटरी को ज्यादा चार्ज फ्लो करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो डिवाइस अभी तक जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, बीच में एयर फील्ड था, अब वो डाइलेक्ट्रिक फील्ड हो गया है। और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के प्रेजेंट में जो कैपेसिटी है किसी कैपेसिटर की, वो राइज हो जाती है। कैपेसिटी राइज होना मतलब एक्स्ट्रा चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी। बात को समझिएगा, ये जो बात बोल रहे हैं नो वर्क इज डन, गलत बात है। वर्क तो जरूर होगा, मतलब इनकी वाली बात गलत है। सेकेंड पॉइंट पे, वर्क इज डन बाय द बैटरी। वर्क किसने किया, बैटरी ने किया। हाँ, मैं पहले ही बोल चुका हूं, वर्क कौन करेगा, बैटरी करेगा। क्यों, एक्स्ट्रा चार्ज फ्लो होगा, बैटरी से क्या होगा, एक्स्ट्रा चार्ज फ्लो होगा। समझ रहे हैं बात को कि नहीं समझ रहे हैं, बैटरी से क्या होगा, एक्स्ट्रा चार्ज फ्लो होगा। आगे समझिएगा, एक्स्ट्रा चार्ज फ्लो होगा, वर्क इज डन बाय द बैटरी एंड द स्टोर्ड एनर्जी इंक्रीजेस। और डेफिनेटली जो कैपेसिटर की एनर्जी है उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ सी बी स्क्वायर। किसी भी कैपेसिटर की स्टोर्ड एनर्जी का फॉर्मूला क्या, हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर। आपने क्या देखा, एयर फील्ड कैपेसिटर और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फील्ड कैपेसिटर की कैपेसिटी में डिफरेंस है। एयर फील्ड कैपेसिटर की कैपेसिटी ये है और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फील्ड कैपेसिटर की कैपेसिटी ये है। के टाइम्स हो गई है, मतलब कैपेसिटी इंक्रीज हो गई है। अगर कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस कैपेसिटर की स्टोर्ड एनर्जी भी इंक्रीज होगी, मतलब कि बैटरी को वर्क करना पड़ेगा और साथ ही साथ क्या है, स्टोर्ड एनर्जी भी इंक्रीज होगी। मतलब ये वाला करेक्ट है, ये दोनों भी क्या है, रॉन्ग है। चूज द करेक्ट आंसर करना था, कौन सा नंबर का ऑप्शन सही है, सेकेंड ऑप्शन सही है। वर्क इज डन बाय द बैटरी, बैटरी को वर्क करना पड़ेगा क्योंकि एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो होगा बिकॉज द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर इज इंक्रीजेस। ठीक है ना, और जब कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है तो ऑब्वियसली उस कैपेसिटर की जो स्टोर्ड एनर्जी है उसका अमाउंट भी बढ़ जाएगा, क्योंकि स्टोर्ड एनर्जी का फॉर्मूला क्या, हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर। या ऐसा बोल दें क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, तो क्यू तो वैसे भी राइज हो रहा है ना। तो समझिएगा बात को, ये सेकंड नंबर का पॉइंट करेक्ट है। वर्क कौन करेगा, बैटरी करेगी और जो एनर्जी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। समझ आ गया, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनेंगे ना, और ये जो मैं कंसेप्ट्स बता रहा हूँ अगर जरूरत पड़े ना तो नोट्स उठा के और नोट भी करते जाइएगा। जो प्रॉब्लम मैं भेजूंगा ना वो सॉल्व करने में बहुत हेल्प होगी। समझ आ गया, जल्दी प्लीज नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज एंड देन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। इफ द प्लेट्स ऑफ कंडेंसर then are moved further apart by the use of insulated handle,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। बात को समझिएगा। सबसे पहले समझिए हमारे पास है क्या, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और हमको पैरेलल प्लेट कैपेसिटी मालूम है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। समझिएगा, डी इसके बीच का सेपरेशन से, ए एरिया ऑफ प्लेट है, और एप्सिलॉन नॉट तो आप जानते ही हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। चार्ज है, और चार्ज करने के बाद ना उसको सोर्स से डिस्कनेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। इसके बाद जो प्लेट्स हैं, प्लेट्स का सेपरेशन बढ़ा दिया। अगर प्लेट्स का सेपरेशन बढ़ा दिया है मतलब डी का वैल्यू आपने क्या कर दिया है, इंक्रीज कर दिया है। अगर अपन डायरेक्टली देखें तो C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, मतलब अगर डी इंक्रीज होता है तो डेफिनेटली C क्या होगा, डिक्रीज होगा। मतलब अगर सेपरेशन बढ़ता है तो कैपेसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्या बोलते हैं इस इफेक्ट को, फ्रिंजिंग इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रिंजिंग इफेक्ट। अगर प्लेट्स में गैप ज्यादा बढ़ जाता है तो बाय द फ्रिंजिंग प्रोसेस जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से वो क्या हो जाएंगी, साइड साइड से स्प्रेड आउट हो जाएंगी, और अपन को कन्फाइंड एनर्जी का अमाउंट कम मिलेगा, ठीक है ना। तो बात समझिएगा, अगर आप सेपरेशन बढ़ाते हैं तो कैपेसिटी रिड्यूस होता है, ठीक है ना। इसके अलावा और कोई नया चीज देखने को नहीं मिलता, ठीक है। आइए ऑप्शंस की बात करते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इंक्रीजेस। नहीं भाई, बैटरी ने जितने अमाउंट से चार्ज कर दिया ना, अब तो डिस्कनेक्ट हो गई है ना, तो बीच में सेपरेशन बढ़ाने से चार्ज का कोई लेना देना नहीं है। समझिएगा, चार्ज ऑन द कैपेसिटर डिक्रीजेस, बिल्कुल भी नहीं, ना तो चार्ज इंक्रीज होना और ना ही चार्ज डिक्रीज होना है। मतलब ए और बी दोनों पॉइंट टोटली क्या है, रॉन्ग है। थर्ड पे आइए, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इंक्रीजेस। नहीं भैया नहीं, अगर होगा तो क्या होगा, डिक्रीज। अगर ऐसा ऑप्शन होता ना चेंज इन कैपेसिटी, तो कौन सी वाली बात सही होती, डिक्रीज वाली बात सही होती, बिकॉज सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। अगर डी इंक्रीज होगा तो सी क्या होगा, सी डिक्रीज होगा। अगर डी इंक्रीज होगा तो सी क्या होगा, डिक्रीज। ऑप्शन ही नहीं है तो इंक्रीज की बात कर रहा है, ये भी गलत बोल रहा है। आ जाओ डी नंबर पे, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स इंक्रीजेस। इस पे विचार कर सकते हैं। हमको मालूम है V इज इक्वल्स टू क्या पढ़ाया था मैंने आपको, E इंटू डी। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में पोटेंशियल के लिए क्या बताया था मैंने आपको, E इंटू डी। अब भाई E तो कांस्टेंट है, आपने एक बार चार्ज कर दिया प्लेट्स को, बैटरी हटा दी है, चार्ज तो उस पे फिक्स्ड है इस टाइम पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट है। उस टाइम पे अगर आप D को इंक्रीज करते हो तो V भी क्या होगा, इंक्रीज, बिकॉज V इज द प्रोडक्ट ऑफ E एंड D। व्हेनेवर V इंक्रीजेस D, V विल आल्सो इंक्रीजेस। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स या फिर अक्रॉस द प्लेट्स विल इंक्रीजेस, ठीक है ना। बिकॉज क्या, D इज इंक्रीजेस, ठीक है ना। क्योंकि जब अपन प्लेट्स में सेपरेशन बढ़ाएंगे मतलब D का अमाउंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर E फिक्स है तो V प्रोपोर्शनल टू D, अगर D बढ़ाएंगे तो V भी क्या होगा, बढ़ेगा। डी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। समझ रहे हैं बात को, ए बी सी तीनों रॉन्ग है, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आ गया आपको बढ़िया से। क्या चेंज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा, वो भी कैसा चेंज होगा, इंक्रीज हो जाएगा। बात समझ में आ गई। चलिए चाहिए तो नोट कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरड आर टू बी कंबाइंड टू ऑब्टेन द कैपेसिटेंस ऑफ 10/11 माइक्रोफैरड। समझिएगा बात को। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज पॉसिबल। हमको बताना इन चार में से कौन सा वाला कॉम्बिनेशन है, किस टाइप से हम कैपेसिटर्स को कंबाइन करें कि रिजल्टिंग कैपेसिटी कितनी आए, 10/11 माइक्रोफैरड आए। सोचने वाली बात यह है कि ये जो चार ऑप्शन है इनमें ना कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं है, हमें बस रखना है, ट्राई करना है, जो हमारा आंसर आ गया वही सही हो गया, ठीक है ना। तो इसलिए जब भी कभी ऑप्शन आए ना, चारों को आपको सेपरेटली ट्राई करना पड़ता है। समझिएगा, मैक्सिमम कितने सीरीज में है, 5 है सीरीज में। चलो देख लो भाई, ये 5 सीरीज में आ गए। मैक्सिमम कितने हैं पैरेलल, 5 है पैरेलल। चलिए ये पैरेलल वाला बॉक्स बना लीजिए 5 का, ये हो गया, ये 5 हो गए पैरेलल। चलिए इन बॉक्स को यहां से अटैच कर दीजिए। ये है भाई आपका कॉम्बिनेशन। अब आप आगे समझो। पहले इस 5 के बंडल को पहले हमने पांचों सीरीज में ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पैरेलल के लिए कितने बचे, 2 बचे। आपको मालूम है जब हम कैपेसिटेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन आपको बता रहे थे, अगर आइडेंटिकल कैपेसिटर है, ठीक है ना, ईच ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस, अगर आइडेंटिकल कैपेसिटर है या आइडेंटिकल कैपेसिटेंसेस है तो सीरीज में इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या होती थी, C/N होती थी। क्या होती थी, C/N। कितने लगे इधर पे 5, तो इसकी कैपेसिटी क्या होगी बोलो, 2/5। यहाँ पे 2 लगे हैं पैरेलल, क्या होगी इसकी कैपेसिटी, 2 होगी। क्या होगी, 2। चलो C इक्विवेलेंट देखो, अब ये दोनों सीरीज में ना,
इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट सीरीज में है, 2 इंटू 2/5 अपॉन 2 प्लस 2/5 कितना निकल के आएगा बोलो, 4/5 12/5 कितना बचेगा, 1/3। नहीं भाई हमको तो ये चाहिए था, गड़बड़ हो गई, कोई बात नहीं, ऐसे नहीं करेंगे। अब देखो, अब इस बार अपन यहां ले लेते हैं 4, कितने लेते हैं 4, बात को समझिएगा। अब यहाँ पे 4 ले लिया तो यहाँ पे कितने आएंगे 3, कितने आएंगे 3, तो 3 जब पैरेलल में लगे तो इनकी कैपेसिटी क्या होगी, 3 2 जा 6, कैपेसिटी क्या होगी इनकी 3 2 जा 6, समझिएगा। और ये जो 4 लगे हैं इसका क्या आएगा C/n, तो C कितना है 2, n कितना है 4, कितना आ जाएगा हाफ। चलो देखो C इक्विवेलेंट कितना होगा, 6 इंटू 1/2, 6 प्लस 1/2, 6/2 13/2, क्या बचेगा 6/13। नहीं भाई ये भी नहीं चाहिए था, गड़बड़ है, कोई बात नहीं, आगे आ जाओ। अब ना 4 नहीं लेते, 3 ले लेते हैं सीरीज में। कितने लेते हैं सीरीज में, 3। अगर सीरीज में 3 है तो कैपेसिटी क्या आएगी बोलो, C/n, मतलब कितना 2/3। यहाँ कितने बच्चे 4 लगा दो, 2 4 जा 8 आ गया। चलो C इक्विवेलेंट देखो, 8 इंटू 2/3, 8 प्लस 2/3 कितना आएगा 16/3, 26/3 कितना बचेगा 8/13। नहीं भाई ये भी नहीं चाहिए, चलो आगे बात करते हैं। एक काम करो, इधर पे लगाओ 2, ये 2 लगा दिए मैंने। इन 2 की कैपेसिटी क्या होगी, C/n होता है, C/n, C कितना है 2 माइक्रोफैराड, n कितना है 2, 2/2 कितना आएगा 1। इधर कितने बचे 5 लगा दो, 5 की कैपेसिटी कितनी आएगी 10। C इक्विवेलेंट कितना होगा 10 इंटू 1/10 प्लस 1 कितना आ गया 10/11। यही चाहिए था क्या, ये रिजल्ट कब आया, जब मैंने 2 को लगाया सीरीज में, 5 को लगाया पैरेलल। देखो है कोई ऑप्शन, 2 को सीरीज में 5 को पैरेलल, डी नंबर करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आया आपको बढ़िया से कि नहीं आया। अगर आप मेथड खोज रहे हो तो आप गलत खोज रहे हैं, मेथड नहीं है, आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। समझ रहे हैं बात को, चारों ऑप्शन ट्राई करना सेपरेटली, जो आंसर आ जाए वही आपका सही ऑप्शन है। समझ में आ गया बढ़िया से। सीरीज और पैरेलल के आपको इक्विवेलेंट के फॉर्मूले आते ही हैं, और आइडेंटिकल होने में ना बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। आइडेंटिकल का हमने सीधे फॉर्मूला बताया, सीरीज होगा तो क्या होगा इक्विवेलेंट कैपेसिटी C/n, और अगर पैरेलल होगा तो क्या होगा n इंटू सी। n क्या है नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, और c क्या है कैपेसिटी ऑफ ईच कैपेसिटर। समझ में आ गया आपको बढ़िया से। चलिए स्पीड से नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज प्लेट्स ऑफ एरिया A, सेपरेशन D and is charged to a potential difference V, ठीक है ना। A charging battery is then disconnected and the plates are pulled apart until their separation is 2D. What is the work required to separate the plates? बात को बहुत ही गंभीरता से समझिएगा। पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, वो बैटरी से अटैच था, कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज उसके पास आ गया। कब तक आया, जब तक कि पोटेंशियल V ना हो जाए। अब बैटरी डिस्कनेक्टेड है, अब आप कुछ भी करिए चार्ज लॉस होने वाला नहीं है। क्या होगा, अब चार्ज लॉस होने वाला नहीं है। सिर्फ क्या होगा, अगर आप एरिया D या डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ चेंज करते हैं तो उससे कैपेसिटी में चेंज आएगा। हुआ क्या है, चार्जिंग बैटरी इज देन डिस्कनेक्टेड एंड द प्लेट्स आर पुल्ड अपार्ट। प्लेट्स के बीच में सेपरेशन बढ़ गया। मैं बता चुका हूं आपको, जब भी प्लेट्स के बीच में सेपरेशन बढ़ेगा, डी इंक्रीज होगा तो सी क्या होगा, डिक्रीज होगा। डी इंक्रीज होने के साथ कैपेसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। कैपेसिटी क्या होगी, डिक्रीज। तो बात को बहुत आराम से समझिए, प्लेट्स आर पुल्ड अपार्ट अंटिल देयर सेपरेशन इज क्या, बिकम्स 2D। तब तक उसको फैलाना जब तक कि वो जो सेपरेशन है वो डी से क्या ना हो जाए, 2D तक ना हो जाए। बात समझिएगा। व्हाट इज द वर्क रिक्वायर्ड टू सेपरेट द प्लेट्स, उन प्लेट्स के बीच में जो सेपरेशन मेंटेन किया हमने 2D तक, मतलब उन प्लेट्स को सेपरेट करने में एक्सटर्नल एजेंसी ने क्या वर्क किया वो फाइंड करना है। तो समझिएगा, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन एनर्जी, ठीक है ना। व्हाट इज द वर्क डन, वर्क डन इज क्या, चेंज इन एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। बात को समझिएगा, एनर्जी का फॉर्मूला क्या, हाफ ऑफ Q² C। तो चेंज की बात कर रहे हैं, Q² C2 माइनस Q² क्या, C1। मैंने हाफ कॉमन लिया हुआ है, अब मैं पूरा हाफ ऑफ Q कॉमन ले लेना चाहता हूं। क्या बचेगा, 1/C2 माइनस 1/ क्या, C1। को भी मालूम है जिस समय पे सेपरेशन D था उस टाइम कैपेसिटी क्या रही होगी, सॉरी Q² था, हाफ ऑफ Q का फॉर्मूला होता है C भी। उस टाइम पे जब सेपरेशन कुछ भी नहीं था या डी सेपरेशन था, उस टाइम पे कैपेसिटी क्या थी,
एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन क्या डी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, क्यू का फॉर्मूला होता है सी भी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन क्या डी इंटू वी स्क्वायर 1 अपॉन C2, C2 मतलब बाद वाली कैपेसिटी, कब की, जब सेपरेशन 2D हो गया उस समय की कैपेसिटी क्या आएगी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, तो अब डी की जगह 2D हो चुका माइनस एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये आ गया। चलिए आगे देखिए और भी कुछ आ रहा सॉल्व होके, 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर अपॉन क्या डी का स्क्वायर इनटू में इधर से कॉमन क्या आ रहा बोलिए, इधर से एलसीएम आएगा एप्सिलॉन नॉट ए और ऊपर क्या आएगा 2d माइनस डी मतलब कि d, चलो कैंसिल करो, d से d, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट, a से a, क्या बच रहा है हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट a v स्क्वायर अपॉन क्या d। ये वर्क डन हुआ भाई, किसी एक्सटर्नल एजेंसी ने, एक्सटर्नल एजेंट ने उन प्लेट्स को सेपरेट करने में कितना वर्क करा, हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ए वी स्क्वायर अपॉन डी, है कोई ऑप्शन, हाँ डी नंबर, एप्सिलॉन नॉट ए वी स्क्वायर अपॉन क्या 2d, एप्सिलॉन नॉट ए वी स्क्वायर अपॉन 2d। कुछ समझ में आया कि नहीं आया, क्या श्योर कर लिया हमने, बैटरी डिस्कनेक्ट हो गई मतलब चार्ज का अमाउंट क्या है इंक्रीज नहीं होगा। मैं चाहता तो हाफ ऑफ सी भी स्क्वायर भी लगा सकता था, लेकिन वहां प्रॉब्लम थी, सी भी वेरी कर रहा था और वी भी वेरी कर रहा था, ठीक है ना, इसलिए मैंने हाफ ऑफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी वाला फॉर्मूला लगाया। कोई मुश्किल लग रही है आपको, वर्क डन टू सेपरेट द प्लेट मतलब क्या, चेंज इन द क्या एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम है, कुछ मुश्किल लग रही है आपको ऐसे क्वेश्चंस में, जल्दी से नोट करिए। ये ना जो मैं वैरायटी बता रहा हूँ ये आइडियाज दे रहा हूँ प्रॉब्लम्स के, कैसा भी क्वेश्चन आएगा ना इस टाइप में घबराहट नहीं होगी आपको, समझ रहे हैं ना, प्लीज नोट करिए फिर और बात करते हैं। देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंसेस C and 2C आर कनेक्टेड इन पैरेलल। हमारे पास दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पहले वाले कैपेसिटी C है और दूसरे वाले कैपेसिटी 2C है और दोनों को ना पैरेलल कंबाइन किया है, ठीक है। आप इक्विवेलेंट कैपेसिटी फाइंड कर लोगे, घबराओ मत, पहले ही फाइंड कर लो। चलो C1 बोल देते हैं अपन इसको, इक्विवेलेंट कैपेसिटी को अभी फिलहाल पे यहाँ C1 बोल देते हैं। दोनों में कैसा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या पढ़ा अपन ने, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द कैपेसिटेंसेस, पहले का कैपेसिटेंस C है और दूसरे का 2C है, कितना आएगा बोलिए 3C, बात को समझिएगा। एंड चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस V, और बैटरी से अटैच था, इसको कब तक चार्ज किया गया, जब तक इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या ना हो जाए, V ना हो जाए, इस पूरे एंटायर कॉम्बिनेशन का पोटेंशियल डिफरेंस क्या ना हो जाए, V ना हो जाए। आगे समझिए, द बैटरी इज देन डिस्कनेक्टेड। चलिए अब बैटरी हटा दी गई है, अब बैटरी हटा दी गई तो एक बात तो श्योर हो गई, चार्ज में कोई चेंज नहीं आएगा, जितना चार्ज पहले था अब चार्ज उतना ही रहेगा। कब, V पोटेंशियल डिफरेंस तक चार्ज होने में जितना चार्ज इस कैपेसिटर ने स्टोर किया है अब उससे ज्यादा चार्ज होने वाला है नहीं, क्यों, बैटरी को आपने डिस्कनेक्ट कर दिया है। आगे समझिएगा, the battery is then disconnected and the region between the plates of C, खास बात, and the region between the plates of C, जो C कैपेसिटेंस वाला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था उनकी प्लेट्स के बीच में is filled completely with the material of dielectric constant K। वो जो प्लेट्स हुआ करती है ना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, तो जिस प्लेट की कैपेसिटी, जिस कैपेसिटर की कैपेसिटी C थी उनमें प्लेट्स के बीच में क्या भर दिया गया है, एयर की जगह डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिया गया है। क्या भर दिया गया है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, और उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का स्ट्रेंथ क्या है, कैपिटल K है। द कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन, समझिएगा। अब उस नए कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, C2 आफ्टर डिस्कनेक्टिंग बैटरी, आफ्टर डिस्कनेक्टिंग बैटरी, बैटरी डिस्कनेक्ट करने के बाद के हालात है तो कॉम्बिनेशन पैरेलल ही, लेकिन अब कुछ नई कैपेसिटी हो गई। पहले जिसकी कैपेसिटी C थी, के डाइलेक्ट्रिक वाला मटेरियल भरने के बाद क्या हो जाएगी, C के, बताया मैंने आपको। पैरेलल प्लेट कैपेसिटी कैपेसिटी क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। कब, जब प्लेट्स के बीच में क्या हो, एयर हो, और होती है क्या, एप्सिलॉन नॉट AK अपॉन D। कब, जब प्लेट्स के बीच में क्या हो, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा हुआ हो। समझ रहे हैं बात को, तो क्या समझ गए आप, अगर पहले उसकी कैपेसिटी C थी तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरने के बाद उसकी कैपेसिटी क्या हो गई, CK हो गई। क्या हो गई कैपेसिटी, CK। तो समझिएगा
पैरेलल कंबाइन किए हैं। अब हमारे पास दो कैपेसिटर हैं, पहले की कैपेसिटी क्या है Ck और दूसरे वाली कैपेसिटी क्या है 2C। ये दो थे, पहले की कैपेसिटी C थी, दूसरे की क्या थी 2C, लेकिन अब C वाले में क्या भरवा दिया गया है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, तो इसकी कैपेसिटी क्या हो गई Ck और उसकी तो 2C ही रहेगी, तो Ck प्लस 2C। चलिए तो C2 कितना आ गया C टाइम्स ऑफ K प्लस 2। एज वी नो दैट, क्या मालूम है हमको मालूम है कुछ भी हो जाए कनेक्शन के पहले, कनेक्शन के बाद और डिस्कनेक्ट होने से पहले दोनों केसेस में चार्ज क्या रहेगा सेम रहेगा। Q का फॉर्मूला क्या CV, उस टाइम पे कैपेसिटी क्या थी 3C, कब तक चार्ज किया V तक चार्ज किया। अब कितना है कैपेसिटी C इंटू K प्लस 2, कितना है कॉमन पोटेंशियल VC, VC मतलब कॉमन पोटेंशियल। आगे समझिए, यहां से C से C कट जाएगा, 3V इज इक्वल्स टू K प्लस 2 टाइम्स ऑफ कॉमन पोटेंशियल। तो कॉमन पोटेंशियल का वैल्यू कितना आएगा बोलो 3V अपॉन K प्लस 2। बात समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं? कॉमन पोटेंशियल का वैल्यू कितना आ गया 3V अपॉन K प्लस 2। चेक करो है कोई ऑप्शन? हाँ भाई डी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। कुछ समझ में आया कि नहीं है? बैटरी हट गई मतलब चार्ज क्या है फिक्स है। V पोटेंशियल डिफरेंस तक चार्ज कर लिया था, कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज कैपेसिटर्स में स्टोर हो गया रहा होगा, अब चार्ज चेंज होने वाला नहीं है। उसी प्रिंसिपल को अप्लाई किया और हमने कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड कर ली। कुछ मुश्किल है, ये इतनी बड़ी हिंट है, आगे 10 प्रॉब्लम में कहीं कॉमन पोटेंशियल की बात आएगी तो आप बहुत ध्यान से ध्यान रखोगे। समझ आ रही है मेरी बात? तो जल्दी से नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लीज नोट करिए। अब देखिए नया क्वेश्चन है, अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C1 इज इक्वल्स टू 1 माइक्रोफैरड। एक कैपेसिटर उसकी कैपेसिटी है 1 माइक्रोफैरड, चार्ज अप टू अ वोल्टेज 110 वोल्ट। 110 वोल्ट तक उसको चार्ज किया गया, इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द टर्मिनल्स ऑफ अ सर्किट। और ये जो कैपेसिटर है ये पैरेलल अटैच है, किससे? एक सर्किट के टर्मिनल से। उस सर्किट में क्या क्या है? दैट सर्किट इज कंसिस्टिंग ऑफ 2 अनचार्ज कैपेसिटर। उस सर्किट में 2 अनचार्ज कैपेसिटर हैं और वो भी कैसे हैं? सीरीज में हैं। और वो क्या कैपेसिटी पोजेस करते हैं? 2 and 3 माइक्रोफैरड। समझिएगा। देन द अमाउंट ऑफ चार्ज विल फ्लो थ्रू द वायर। समझिएगा। सबसे पहले तो हम बात करें, ये हमारे पास वो 1 माइक्रोफैरड वाला कैपेसिटर है। समझिएगा बात को, ये 1 माइक्रोफैरड वाला हो गया कैपेसिटर। ये किसी बैटरी से अटैच था, कुछ भी था, इसके एंड्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो कितना था? इसके एंड्स का पोटेंशियल डिफरेंस था 110 वोल्ट। घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो है एक वायर से अटैच है, ये वो वायर है। चलिए कैसा अटैच है? पैरेलल, मतलब उस वायर के टर्मिनल और इसके टर्मिनल्स क्या है? कॉमन है। लेकिन इस वायर में 2 कैपेसिटर अटैच हैं। चलो एक ये कैपेसिटर हो गया, दूसरा ये कैपेसिटर हो गया। ये 2 माइक्रोफैरड का है और ये कितने का है? 3 माइक्रोफैरड का है। बात को समझिएगा, ये किसी ना किसी से अटैच है, क्या फर्क पड़ता है हमें? ये किसी ना किसी से अटैच है। समझिएगा। इस कैपेसिटर के एंड्स का पोटेंशियल डिफरेंस कितना? 110 वोल्ट। सबसे पहले इससे कुछ ना कुछ अमाउंट में चार्ज फ्लो हो रहा था। इनिशियली कितना हो रहा था? Q1। लेकिन जब ये 1 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, जब ये किसी दूसरे एक टर्मिनल से पैरेलल अटैच हो गया तो कुछ चार्ज इससे फ्लो होने लगा। समझ लो कितना चार्ज फ्लो होने लगा? X। तो अब इसके पास फाइनली कितना बचा? Q1 माइनस X। जिस समय ये इस सर्किट से अटैच नहीं था तो इसके एंड से कितना चार्ज फ्लो हो रहा था? Q1 माइनस X फ्लो हो रहा था। इसके थ्रू कितना चार्ज फ्लो हो रहा था? Q1 चार्ज फ्लो हो रहा था। सॉरी, कितना चार्ज फ्लो हो रहा था? Q1। अब जब ये इससे अटैच हो गया तो कुछ चार्ज इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, हो सकता है X चार्ज इससे फ्लो होगा। तो इसके पास कितना बचा? Q1 माइनस X। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? क्या समझ में आ गया? स्टार्टिंग में जब ये टर्मिनल नहीं था, ऐसा समझ लो, जब ये कुछ भी नहीं था, ये सिर्फ एक कैपेसिटर था और इस कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है वो कितनी है? 1 माइक्रोफैरड है। उस समय इसके जो एंड्स थे उन एंड्स का पोटेंशियल डिफरेंस कितना था? पोटेंशियल डिफरेंस 110 वोल्ट था। और इससे कितना चार्ज फ्लो हो रहा था?
Q1 चार्ज फ्लो हो रहा था। अब जब हमने इसके एक दूसरे टर्मिनल से इसको अटैच कर दिया, वो भी कैसा, पैरेलल अटैच कर दिया, किस सर्किट से, जिसमें दो कैपेसिटर ऑलरेडी है, एक 2 माइक्रोन का और दूसरा क्या 3 माइक्रोन का, समझिएगा। तो कुछ चार्ज लॉस हो गया, कितना चार्ज x, तो अब इसमें कितना चार्ज बचा Q1 माइनस x, समझ में आ गया। चलिए अपन बात करते हैं चार्ज बिफोर कनेक्टिंग द न्यू सर्किट, ठीक है ना, न्यू सर्किट से पहले कितना चार्ज था Q1, तो Q का फॉर्मूला क्या, C भी, इसकी कैपेसिटी को C1 बोल दें और इसके एंड्स के पोटेंशियल को V बोल दें, तो Q1 इक्वल क्या आएगा C1 भी, C1 की वैल्यू 1 माइक्रोफैराड है और V है 110, तो कितना आ गया बताइए 110 माइक्रोकुलाम, कितना चार्ज आ गया बोलिए 110 माइक्रोकुलाम। अब जब ये इससे अटैच हो गया है तो x चार्ज लॉस हो गया, तो अब बताइए इसमें कितना चार्ज बचा Q1 माइनस x। लेकिन खास बात समझो, जब ये जो दोनों का एडजस्टमेंट है या इनका जो कनेक्शन है, वो कनेक्शन में इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये वायर और ये वायर दोनों के जो एंड्स हैं वो क्या है, कॉमन है। देखो इन दोनों के A और B ये हैं, इसके भी A और B ये हैं, तभी तो पैरेलल कहलाएगा ना, इनके एंड्स क्या है, कॉमन है। मतलब इस 1 माइक्रोफैराड वाले कैपेसिटर के एंड्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वही पोटेंशियल डिफरेंस इस सर्किट के एंड्स का होगा। क्या खास बात समझ में आई, जो पोटेंशियल डिफरेंस इस वायर के एंड्स का होगा, वही पोटेंशियल डिफरेंस इस सर्किट के एंड्स का होगा, समझ में आ गया। चलिए बात करते हैं, तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। अगर मैं इससे अटैच पोटेंशियल डिफरेंस को V1 बोलूं और इसके एंड्स के पोटेंशियल डिफरेंस को V2 बोलूं, तो V1 और V2 क्या है, इक्वल है। Q इक्वल होता है C भी और V इक्वल होता है Q अपॉन C। समझिए इसके एंड्स पे कितना चार्ज है, इसके इस वायर के थ्रू कितना चार्ज है Q1 माइनस x, और इसकी कैपेसिटी कितनी है बताइए C1, इस पे चार्ज कितना है x, इसकी कैपेसिटी कितनी है 2 और 3 का इक्विवेलेंट, तो C इक्विवेलेंट लिख लो फिलहाल के लिए। चलो वैल्यू पुट कर देते हैं, Q1 माइनस x अपॉन C1 की वैल्यू कितनी है 1 माइक्रो, x अपॉन ये दो सीरीज में है। जब दो कैपेसिटर सीरीज में होते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, 2 3 जा 6 अपॉन 5, 6 अपॉन 5 माइक्रोफैराड। तो माइक्रोफैराड कैंसिल, 1 से तो कोई मतलब नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6Q1 माइनस 6x इक्वल 5x, ट्रांसपोज कर दीजिए, 6Q1 की वैल्यू कितनी आ गई 11x। अगर 6Q1 11x आ चुका है तो आप ही देखिए कि x की वैल्यू कितनी आएगी 6Q1 अपॉन 11। चलो जल्दी से वैल्यू पुट कर दो, 6 इंटू Q1 की वैल्यू कितनी है बताइए, Q1 की वैल्यू है 110 माइक्रो कुलाम अपॉन 11, कैंसिल करेंगे 10 टाइम्स, तो बताइए x की वैल्यू कितनी आई 60 माइक्रो कुलाम। किससे पूछ रहा था, ये जो टर्मिनल वाली वायर है ना, ये जो नई अटैच वायर है, इसमें से कितना चार्ज जाएगा, इसमें से कितना चार्ज जा रहा है x, और x की वैल्यू कितनी है 60 माइक्रो कुलाम। तो कुछ समझ में आया आपको। पहले ना ये सिर्फ 1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर था, इसके एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस 110 था, उसके बाद ना इसी से पैरेलल एक दूसरा सर्किट अटैच हो गया, उसकी कैपेसिटी आपको दिख रही है। पैरेलल अटैच होने पे खास बात क्या होती है, इस सर्किट के टर्मिनल्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस है इस कैपेसिटर के एंड्स के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा, तभी तो वो पैरेलल कहला रहा है। कॉमन अटैचमेंट, कॉमन एंड्स अगर होंगे, इनके एंड्स अगर कॉमन है, मतलब कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की खास बात क्या, दोनों के एंड्स का पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। मैंने वही अप्लाई किया, V इज इक्वल टू होता है Q अपॉन C, मैंने कर दिया Q अपॉन C, वैल्यू पुट कर दी, x का वैल्यू आ गया 60 माइक्रो कुलाम। कुछ समझ में आया है कोई ऑप्शन? हाँ भाई C नंबर ऑप्शन करेक्ट है। चलिए C नंबर ऑप्शन करेक्ट है, 60 माइक्रो कुलाम। कुछ समझ में आ रही है मेरी बात, आपको नहीं आ रही है? बढ़िया आ रही है, जल्दी से नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नोट कीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 capacitors are joined in parallel and charged with a battery up to a potential V। ध्यान दीजिएगा, 10 कैपेसिटर्स को पैरेलल लगाया हुआ है, समझिएगा। पैरेलल का मतलब है कि उनके एंड्स क्या होंगे, कॉमन। 10 इस तरीके से लगे होंगे
और उनकी जो सबके टर्मिनल पॉजिटिव है वो एक कॉमन वायर से अटैच होंगे और सबके नेगेटिव टर्मिनल किससे अटैच होंगे, एक कॉमन वायर से। मतलब कहने का ये, अगर उसको हम बैटरी से भी पोटेंशियल तक चार्ज करते हैं तो हर कैपेसिटर के एंड्स का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V। हर कैपेसिटर के एंड्स का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V। मतलब कैसा समझ लें, हर कैपेसिटर का पोटेंशियल क्या है, V है। हर कैपेसिटर कहां तक चार्ज हुआ, पोटेंशियल V तक चार्ज हुआ। अब आगे समझो, अब क्या किया इसके बाद, दे आर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी। अब बैटरी का रोल खत्म हो गया, लेकिन वो जो कैपेसिटर्स थे वो कैसे अरेंज थे, पैरेलल। और कब तक चार्ज किया, जब तक उनका पोटेंशियल V ना हो जाए। मतलब हर कैपेसिटर का पोटेंशियल कितना है, V है। अगर हर कैपेसिटर का पोटेंशियल V है तो इसका मतलब आगे समझो, अब जब उनको अपन ने निकाल दिया हुआ बैटरी से और वापस से सीरीज में जोड़ दिया, हमको मालूम है जब हम बहुत सारे कैपेसिटर्स को सीरीज में अटैच करते हैं तो उनके जो इंडिविजुअल पोटेंशियल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ऐड। हमारे पास 10 कैपेसिटर थे, हर एक का पोटेंशियल V तक चार्ज हो गया था, हमने 10 को सीरीज में लगा दिया। अब पोटेंशियल क्या होगा, एक का V था तो 10 का क्या हो जाएगा, 10V। हमको मालूम है जब हम सीरीज में जाते हैं तो सबके पोटेंशियल ऐड हो जाते हैं, जब हम पैरेलल जाते हैं तो सबके चार्जेस ऐड हो जाते हैं। हर कैपेसिटर से फ्लो होने वाला चार्ज क्या हो जाएगा, एडेड अप हो जाएगा। तो समझिएगा कि अगर हमारे पास 10 कैपेसिटर थे जिनको हमने पैरेलल रख के चार्ज किया V पोटेंशियल से, मतलब हर कैपेसिटर के एंड्स का पोटेंशियल कितना, V। तो 10 को जब अपन सीरीज में रखेंगे तो टोटल कंबाइंड पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 10 × V, मतलब कितना, 10V। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। समझ में आ गया, घबराने की जरूरत नहीं, ये लॉलीपॉप होते हैं थोड़ा सा टेंशन क्रिएट करने वाले। समझिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। लोड मत लो, 2 कैपेसिटर्स थे, सीरीज में ज्वाइन किया था, बस आगे समझ लो। एंड देन ज्वाइंड इन सीरीज विद अ बैटरी ऑफ 100 वोल्ट। ठीक है ना, वो सीरीज में अटैच थे, बैटरी भी उनके साथ सीरीज में अटैच है और इस टाइम पे उस बैटरी के एंड्स का पोटेंशियल कितना है, 100 वोल्ट है। मतलब कि 100 वोल्ट की बैटरी से हमने उस कॉम्बिनेशन को अटैच किया। थोड़ी देर के लिए पीछे आओ। A slab of dielectric constant K is equals to 3 is inserted between the first capacitor plates of first capacitor। पहले मान लीजिए फर्स्ट कैपेसिटर की कैपेसिटी C थी, दूसरे वाले की कैपेसिटी भी क्या थी, C थी, क्योंकि कैसे कैपेसिटर थे, आइडेंटिकल। पहले वाले की कैपेसिटी भी C, दूसरे वाले की कैपेसिटी भी C, लेकिन और दोनों कैसे अटैच हैं, सीरीज में। लेकिन अब क्या है, पहले वाले में 3 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला क्या भर दिया, मटेरियल भर दिया है। हमको मालूम है अगर K डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मटेरियल किसी प्लेट के अंदर इंसर्ट कर दिया जाए तो उसकी कैपेसिटी क्या, K टाइम्स हो जाती है। तो जिसकी कैपेसिटी अभी हम C बोल रहे थे, K = 3 वाला मटेरियल डालेंगे उसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, 3C हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 3C। और दूसरा वाला तो वही का वही C का C रहेगा। अब हमारे पास 2 नए कैपेसिटर हैं, एक कैपेसिटर की कैपेसिटी 3C है और दूसरे कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या है, C है। और वो किस बैटरी से अटैच है, 100 वोल्ट की बैटरी से अटैच है। दोनों में कैसा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो सबसे पहले हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकाल लेनी चाहिए। समझिएगा, C इक्विवेलेंट, जब 2 कैपेसिटर सीरीज में अटैच होते हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी का फॉर्मूला मालूम आपको क्या होता है, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो 3C × C अपॉन 3C प्लस C, 3C स्क्वायर अपॉन 4C। क्या आ गया बोलो, 3C अपॉन 4। उन कैपेसिटर्स की इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितनी आ गई, 3C अपॉन 4। बात समझना, वो जो कैपेसिटर्स हैं, मान लीजिए टोटल बैटरी ने 100 वोल्ट की सप्लाई ने टोटल Q चार्ज अलाउ किया उस सर्किट में फ्लो करने के लिए। कितना अलाउ किया, Q चार्ज। कैपेसिटर्स कैसे अटैच हैं, सीरीज में अटैच हैं, तो हर कैपेसिटर से कितना चार्ज फ्लो होगा, Q चार्ज। पहले बताया, सीरीज में हर कैपेसिटर से इक्वल अमाउंट का चार्ज फ्लो होता है, पैरेलल में हर कैपेसिटर के एंड्स का पोटेंशियल क्या होता है, कॉमन होता है। मालूम है ना आपको, समझिएगा। तो क्या देखा मैंने, इक्विवेलेंट कैपेसिटी ये है, अगर 100 वोल्ट की बैटरी उस एंटायर सर्किट को Q चार्ज अलाउ करती है तो हर कैपेसिटर से कितना चार्ज फ्लो होगा, Q चार्ज फ्लो होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। मान लीजिए बात कर रहा हूं पहले वाले कैपेसिटर से, पहले वाले कैपेसिटर से कितना चार्ज फ्लो होगा, Q1 और
एंटायर बैटरी से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, Q। एंटायर सर्किट से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, Q। तो Q1 और Q क्या होंगे, इक्वल। Q1 का फॉर्मूला क्या होगा, C1 V1, और Q क्या होगा, CV, C इक्विवेलेंट इंटू क्या, V इक्विवेलेंट। चलो जल्दी से वैल्यू पुट कर दो। C1 कितनी कैपेसिटी थी, बोलो 3C। कितनी थी कैपेसिटी, बताओ जल्दी से, 3C, ठीक है ना। और V1 क्या है, मालूम करना है हमको। इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितनी है, बोलो 3C/4, और इसका पोटेंशियल कितना है, बोलो 100 वोल्ट 25, ठीक है ना। 3 से 3 कट जाएगा, C से C कट जाएगा, V1 की वैल्यू कितनी आएगी, बोलो 25 वोल्ट। V1 कितना आएगा, बोलो 25 वोल्ट। अगर आप चाहें तो ऐसा भी कर दें, आप Q2 इक्वल भी क्या होगा, Q2 का वैल्यू क्या होगा, C2 V2, और Q कितना है, CV, C इक्विवेलेंट इंटू V। C2 की वैल्यू कितनी है, C। V2 हमको मालूम करना है, C इक्विवेलेंट है 3C/4, और V है 100, डिवाइड कर दो 25, तो देखिएगा C से C कट जाएगा, तो V2 का वैल्यू क्या, 25 3 75 वोल्ट। समझ रहे हैं बात तो कि नहीं समझ रहे हैं। तो फर्स्ट कैपेसिटर से एंड पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, 25 वोल्ट, और सेकंड वाले कितना होगा, 75 वोल्ट। देखिए कोई ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन नंबर ए, 25 वोल्ट एंड क्या, 75 वोल्ट। तो पहले वाले कैपेसिटर से कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, 25 वोल्ट, और दूसरे वाले पे कितना होगा, 75 वोल्ट। समझ में आ गया आपको, बढ़िया से। कुछ गड़बड़ लग रही है क्या, बोलो। सीरीज कॉम्बिनेशन था, इसलिए इक्विवेलेंट चार्ज हर एक कैपेसिटर से फ्लो होने वाले चार्ज की इक्वल रहेगा। समझ में आ गया, क्या मुश्किल लग रही भाई, सीरीज कॉम्बिनेशन था, इक्विवेलेंट निकालने में क्या दिक्कत है। धीरे धीरे हम लोग कॉम्बिनेशन की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, नेटवर्क में आ रहे हैं धीरे धीरे करके। समझ आ रहा है आपको, बढ़िया से क्लियर हुई ये चीज, जल्दी से नोट करिए, फिर और बात करते हैं। अब देखिए एक नेटवर्क आपके सामने गिवन है, हो गई शुरुआत नेटवर्क की। नेटवर्क गिवन है और आपसे बोलता है एक्स वाई के बीच में इफेक्टिव कैपेसिटेंस फाइंड करिए। समझिएगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली चीज है, अगर आपको एंड्स कॉमन दिखते हैं, कुछ मत सोचो, सीधे आप पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाओ। अगर कोई भी कहीं बीच में ट्रांजिशन नहीं है या कुछ भी इधर उधर कनेक्ट नहीं होता, तो अगर सीधे सीधे कॉमन एंड्स दिख रहे हैं ना, बिना कुछ सोचे समझे आप पैरेलल लगाओ। अगर एंड्स टू एंड कनेक्शन है तो आप कुछ मत सोचो, सीधे सीरीज लगाओ, ठीक है ना। अगर मैं ऐसा भी लिख दूं ना, ऐसा, तब भी ये सीरीज कहलाएगा। क्यों, बीच में कोई ब्रेक नहीं है ना, और यहाँ कोई टर्मिनल थोड़े ना है। जब टर्मिनल होगा तो अपने आप लिखा होगा कि ये बी टर्मिनल है, समझ रहे ना, तो ये भी सीरीज में ही आएगा। तो स्ट्रक्चर बिगड़ने से आप परेशान मत होइएगा। जैसे इधर देखिए, आप इन पॉइंट्स को पहले पॉइंट आउट कर लीजिए आप। चलिए इन पॉइंट्स की बात करिए, ठीक है। ये इसमें भी अटैच है और ये पॉइंट इसमें भी अटैच है। दूसरा, ये पॉइंट इससे भी अटैच है और ये पॉइंट इससे भी अटैच है। तो y से चल के, और ये मैं अगर थोड़ी देर के लिए कोई इसको इमेजिनरी पॉइंट y डैश मान लूं, तो y और y डैश के बीच में ये C3 और C4 कैसे हैं, पैरेलल में है। तो समझिएगा, मैं इसको बोल देता हूं थोड़ी देर के लिए यार, a बोल देता हूं, बिटवीन a एंड y, बिटवीन a एंड y C3 C4 आर इन पैरेलल। तो मैं ना इनका कैपेसिटेंस लेट देता हूं Ca, और पैरेलल में मालूम है आपको अलजेब्रिक सम होता है C3 प्लस C4। C3 का वैल्यू 300 है और C4 का भी 300 है। वेरी गुड, 300 पिकोफैरड प्लस 300 पिकोफैरड कितना हो गया, 600 पिकोफैरड। समझिए, अब ये एक यूनिट आ गई। अब अगर आप नोटिस करें, अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए बी बोल दूं, ब्रांच है, ये ब्रांच को बहुत ध्यान रखना पड़ता है। नोड्स और ब्रांच, ये जो एंड्स हैं ये नोड्स हैं, और ये जो बीच में से वायर जाती है ये ब्रांचेस हैं। अब समझिए, अगर मैं बात करूं बी से लेके वाई के बीच में, तो बी से वाई के बीच में एक कैपेसिटर BA है और एक कैपेसिटर AY है, क्योंकि ये पूरे एंटायर सिस्टम की हमको एक वैल्यू मिल गई है। क्या नाम उसका, CA। तो आप देखिएगा, ये जो C2 है और जो CA है, दोनों कैसे अटैच है, एंड्स टू एंड। मतलब C2 और CA कैसे हैं, सीरीज में है, एज बिटवीन B एंड Y, C2 एंड CA आर इन सीरीज। देखो भाई, सीरीज में है, और जब दो कैपेसिटर सीरीज में होते हैं, इसका मैं नाम रख देता हूं CB, इक्विवेलेंट का। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या, C2 इंटू CA अपॉन C2 प्लस CA।
C2 का वैल्यू कितना है? C2 का वैल्यू है 600 पिकोफैरड इंटू 600 पिकोफैरड, किसकी वैल्यू? Ca की भी, अपॉन 600 प्लस 600 पिकोफैरड। ये पिकोफैरड से पिकोफैरड कैंसिल हो गया, ये 1200 आएगा, ये 600 इंटू 600 अपॉन 1200, समझिएगा, 00 कट जाएगा, 6 2 12, 300 आएगा। देखिएगा Cb का वैल्यू कितना आ गया? 300 पिकोफैरड। वापस से आओ, Cb मतलब यहां तक। अब देखिए B से Y तक की कैपेसिटी आपको मालूम चल गई, और ये जो C5 है ये भी B और Y से ही अटैच है। देखो ना, ये भी Y से अटैच है, ये भी Y से अटैच है, ये भी Y से अटैच है। तो ये जो B और Y के बीच का मैंने क्या माना था? CB, लिखा भी है इधर पे। B एंड Y के बीच का क्या माना था? CB। तो B और Y के बीच में क्या है? सिर्फ और सिर्फ CB। और उसी B और Y के बीच में क्या है? सिर्फ और सिर्फ C5। तो B और Y के बीच में 2 है, मतलब इनके दोनों के एंड्स क्या है? कॉमन है। भाई B और Y के बीच में क्या है? CB। और इसी B और Y के बीच में कौन है? C5। मतलब C5 और CB कैसे हैं? पैरेलल। बिटवीन B and Y, CB and C5 are in parallel। बहुत ध्यान दीजिएगा। अब जब ये पैरेलल होंगे तो इनकी कैपेसिटी क्या आएगी? समझिएगा, इस पूरे एंटायर सिस्टम के लिए, ठीक है ना। इनकी कैपेसिटी क्या आएगी? इनकी कैपेसिटी को मैं लिख देता हूँ CBY। क्या आएगी इनकी कैपेसिटी? इनकी कैपेसिटी आएगी CB प्लस C5। तो CB की वैल्यू कितनी है? 300 है, और C5 देखो जल्दी से कितना है? C5 भी 300 है। चलिए कितना आ गया बोलो? 600 पिकोफैरड। अब समझ लो CBY भी आ गया, CBY। अब समझ लो ये CBY तक कितना आ गया? 600 आ गया। अब आगे समझना, C1 और BY दोनों कैसे हैं? सीरीज में। देखो ना, C1 और BY कैसे हैं? सीरीज में। C1 और BY, इस पूरे एंटायर सिस्टम का निकल आया ना CBY। देखो ना, CBY क्या है? C5 B5 सब इन्वॉल्व हो गए। तो BY और C1 दोनों कैसे हैं? सीरीज में है, ठीक है ना। एज C1 एंड CBY आर इन सीरीज, तो समझिए इनका इक्विवेलेंट, बताइए क्या इक्विवेलेंट लेट कर ले? इनका C1 डैश लेट कर लेते हैं। क्या लेट कर लेते हैं? C1 डैश। या इस पॉइंट को नाम कुछ दे दें क्या? नहीं देना, C1 डैश लेट कर लेते हैं। और सीरीज में होने से क्या होगी कैपेसिटी? बताइए। C1 की वैल्यू कितनी है? 600 इंटू CBY, और CBY की वैल्यू कितनी बताओ? वो भी 600 है, अपॉन नीचे 600 प्लस 600 कितना आएगा? 1200। एक पिकोफैरड कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स 3 टाइम्स। तो आप बताइए C1 डैश कितना आ गया? 300 पिकोफैरड। अब देखो ये पूरा क्या है? C1 डैश। ये पूरा क्या है? C1 डैश। और ये क्या है? C6। ये C1 डैश, ये C6, दोनों कैसे लग रहे हैं आपको? पैरेलल। कैसे हैं? पैरेलल। C6 एंड C1 डैश आर इन पैरेलल। अब पूरा सर्किट कंप्लीट हो चुका है, तो अब बचा सीधे सीधे XY, हम उसको बोल सकते हैं C इक्विवेलेंट। क्या बोल सकते हैं? C इक्विवेलेंट। और आप भी जानते हो जब दो कैपेसिटर्स पैरेलल होते हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या होती है? उनका एल्जेब्रिक सम। अब देखो आप, C6 का वैल्यू कितना है? C6 का वैल्यू है 600, ठीक है ना, प्लस C1 डैश का वैल्यू कितना है? C1 डैश का वैल्यू है 300। ये लीजिए कितना आ गया भैया? C इक्विवेलेंट आ गया 900 पिकोफैरड। क्या प्रॉब्लम है? जल्दी बोलो। C इक्विवेलेंट कितना आ गया? 900 पिकोफैरड। तो घबराने की जरूरत नहीं है, कितना सिंपल था। ये दोनों पैरेलल, जो रिजल्ट आएगा वो इसके साथ सीरीज, जो रिजल्ट आएगा वो इसके साथ पैरेलल, जो रिजल्ट आएगा वो इसके साथ सीरीज, जो रिजल्ट आएगा वो इसके साथ पैरेलल। वही मैंने किया है, अलग अलग सिंबल लेट किए हैं। थोड़ा आप और ब्रॉड लिखना, मैंने थोड़ा सा ब्रीफ लिख दिया है, आप थोड़ा सा ब्रॉड एकदम प्रॉपर समझाते हुए। समझ में आ रहा ना? तो आपको नेटवर्क का थोड़ा सा डर कम हुआ होगा, हुआ है ना? सही बोल रहा हूं मैं? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से रीड कीजिएगा, बन जाएगा। कुछ घबराने की जरूरत है क्या? नहीं ना? जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बढ़िया एक व्हीट स्टोन का प्रॉब्लम बताता हूं। नोट कीजिए प्लीज। अब देखिएगा एक और नेटवर्क आपके सामने है। इस नेटवर्क में हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। याद रखें एक बढ़िया चीज ये भी है कि जब तक हमको सीरीज पैरेलल समझ में आता रहे तब तक तो हम सीरीज पैरेलल अप्लाई करते जाएं, और जैसे ही में समझ में आना बंद हो जाए
हम तुरंत अपना दिमाग व्हीट स्टोन के पास लेके जाएं। मैंने आपको व्हीट स्टोन बताया था ना, याद होगा आपको, ठीक है। जैसे ये सर्किट अपन को ना कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, लोग सोच रहे होंगे सर आप पहले से क्यों व्हीट स्टोन बोल रहे हो, नहीं बोल रहा हूँ, सॉरी, लेकिन बताना चाह रहा हूं कि जब तक हमें सीरीज पैरेलल समझ में आ रहे हैं तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम करते जाएंगे। लेकिन जैसे ही कॉम्प्लेक्स बन जाए, जैसे ही सीरीज पैरेलल समझ में आना बंद हो जाए, तुरंत हमारा दिमाग व्हीट स्टोन पे जाना चाहिए। कहता क्या था व्हीट स्टोन ब्रेस, अगर ये दो एंड्स हैं, ठीक है ना, और इस तरीके से कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना, इस तरीके से कॉम्बिनेशन है, कुछ इस पे भी है, कुछ इस पे भी है, कुछ इस पे भी, कुछ इस पे भी, और बीच से भी एक है। अगर इस एंड के दोनों एजेस का रेशियो इस एंड के दोनों एजेस के रेशियो के बराबर होगा, मतलब इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। जब इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होगा ही नहीं, चार्ज इधर से फ्लो नहीं होगा। जब तक कैपेसिटर को चार्ज नहीं मिलेगा तो ये यूजलेस हो जाएगा, और यूजलेस हो जाएगा मतलब आप इसको खत्म कर दीजिए। आ गया समझ में, क्लियर हुआ? तो ये यूजलेस अब खत्म। अब आपको ये दोनों कैसे दिखने लग गए सीरीज में, ये दोनों कैसे दिखने लग गए सीरीज में, ये ए बी के ऊपर, ये ए बी के नीचे, लेकिन अटैच दोनों ए बी से हैं। ये दोनों क्या हो गए, आपस में पैरेलल हो गए। समझ रहे हैं ना? चलिए क्वेश्चन आएगा तब बात करेंगे, मैंने सिर्फ हिंट किया आपको। समझिए, आप इधर देख पा रहे हो दोनों कैसे हैं, सीरीज में है। एज 6 and 3 माइक्रोफैरड कैपेसिटर्स आर इन सीरीज बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी। सी इक्विवेलेंट क्या होगा बताइए? सीरीज का फॉर्मूला C1 C2 मतलब 18, C1 प्लस C2 मतलब कितना 9 माइक्रोफैरड, 9 2 18, तो सी इक्विवेलेंट कितना आ गया इधर पे 2 माइक्रोफैरड। अब बात समझना, अब सर्किट को बहुत कंसंट्रेट करना, देखिएगा इधर पे 2 है, ये मैंने बना दिया A और ये बना दिया B। इधर पे कितना है, इधर पे 2 माइक्रोफैरड है, ऐसा समझ लो। इधर पे कितना है 2 माइक्रोफैरड है। अब आगे समझना, A से अटैच कितना है 2 माइक्रोफैरड है, बात को बहुत अच्छे से समझना। B से अटैच 2 ऑप्शन है, आर्म्स भी है, लेकिन 2 के साथ भी एक आर्म है, ऐसे समझो। ये 2 वाला हो गया, ये एक नीचे आया है, ये कौन सा वाला है, ये 3 वाला है। ध्यान से देखिएगा, 3 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, ठीक है, और ये भी क्या है 2 माइक्रोफैरड। आगे समझिएगा, उससे आगे क्या अटैच है 1 माइक्रोफैरड अटैच है, ठीक है ना, और इससे आगे क्या अटैच है 1 माइक्रोफैरड अटैच है। बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। चलिए, ये आपस में जुड़े हैं, आगे कुछ भी हो टेंशन की बात नहीं है। आगे समझना, इस ए पे देखो और इस बी पे देखो, समझना। ये ए के साथ देखना 2 अटैच है, 1 अटैच है। यहाँ बी के साथ देखना, ये 3 भी अटैच है, 1 भी अटैच है। इधर ए पे देखो, इधर बी पे देखो, समझना बात को। अब अगर अपन ए और बी, ये बी है तो ये भी बी ही है, समझना बात को। अगर ये बी है तो ये भी क्या है, बी ही है, सेम पॉइंट है, जो कि बीच में कोई कैपेसिटर नहीं है। अब आगे ध्यान समझना, अगर अपन देखें इन दोनों को और इन दोनों को, ठीक है ना, ये हो गए आपके एंड्स, ठीक है ना, समझ हो गया C, ये हो गया D। अब आप समझना, A से D है ना, ऐसे समझ लो आप, ये C और ये D हो गए। तो देखना यहाँ पे क्या क्या हुआ है, C के एक तरफ लगा है 2 माइक्रोफैरड और दूसरी तरफ लगा है 1 माइक्रोफैरड। D के एक तरफ लगा है 2 माइक्रोफैरड और दूसरी तरफ क्या लगा है 1 माइक्रोफैरड। ये बीच में ब्रिज है जो C से D को ज्वाइन करता है, जो हमें ब्रिज की इशारा करा रहा है, समझना। ये जो C और D है, बात समझना, D से कौन कौन अटैच है, 1 भी अटैच है और 2 भी अटैच है, क्योंकि B भी वही है, ये भी वही है। देखो ना, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, बीच में कोई भी कैपेसिटर नहीं है, कोई भी ज्वाइंट नहीं है, मतलब ये सेम पॉइंट्स हैं। तो देखना, D से कौन कौन अटैच है, ये 2 भी अटैच है और ये 1 भी अटैच है। C से कौन कौन अटैच है, ये 2 अटैच है और ये 1 अटैच है, समझना। C के एक तरफ का जो रेशियो है वो D के दूसरे तरफ के रेशियो के बराबर ही है, समझना। 2/2 क्या होता है 1, और 1/1 भी क्या होता है 1। जब दोनों तरफ के आर्म्स का रेशियो सेम है, मतलब इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल क्या है, सेम। जब इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है, मतलब ये क्या है, यूजलेस है। इसका क्या है, इफेक्टिव कैपेसिटेंस 0 होगा, क्योंकि यहां से कोई चार्ज फ्लो हो ही नहीं रहा है। समझ रहे हैं बात को? 2 पॉइंट फिक्स कर लिए मैंने, C एंड D। क्या देख रहे हो आप, D से कौन कौन अटैच है 2 और क्या 1, C से कौन कौन अटैच है
2 और क्या 1, तो इन 2 और 2 का रेशियो कितना 1, इस 1 और 1 का रेशियो कितना 1। जब C1/C2 इक्वल C3/C4 है, इसका मतलब है C5 इनइफेक्टिव है, या मतलब कह देना चाहिए इसमें कोई चार्ज फ्लो होगा ही नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, अबाउट C एंड D क्या देखा अपन ने, C1/C2 इज सेम एज क्या C3/C4, हैंस C5 इज इनएक्टिव। समझिएगा, अगर ये इनएक्टिव है मतलब इसका कोई इफेक्ट नहीं है, तो नया सर्किट क्या बनेगा, समझना आप ध्यान से। नया सर्किट क्या बनेगा, नए सर्किट पे देखिएगा आप ध्यान से। अब ये चीज तो खत्म, अब इधर देख लीजिएगा क्या मिलेगा आपको। एक तो ये मिल गया, इसमें क्या क्या है, ये 2 माइक्रोफैरड लगा हुआ है, साथ ही साथ क्या लगा है, ये 1 माइक्रोफैरड लगा हुआ है। ये पॉइंट ऐसा बना लो डायग्राम को कि ये D था और ये क्या था C। समझिएगा, C से एक तरफ क्या था 2 माइक्रोफैरड, ठीक है ना, और दूसरी तरफ क्या था 1 माइक्रोफैरड, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए, D से एक तरफ क्या था 2 माइक्रोफैरड, समझना, और दूसरी तरफ क्या था 1 माइक्रोफैरड, ठीक है ना। और इन C और D के पास क्या था, A और B था, क्या था A और B। तो आप बात को समझिएगा, क्या कहानी देखने को मिल रही है आपको, या ये और ये इसको भी देख सकते हैं आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको और इसको लीजिए आप, इसका नाम E रखवा देते हैं थोड़ी देर के लिए, या इसका नाम हाँ E रख लेते हैं। तो आप इनको दोनों को देखिएगा, तब देखेंगे ये बीच वाला गैप खत्म हो गया है, बीच वाला गैप खत्म। तो A से लेके B पे चल के और कहाँ तक आ गए E, A से लेके C से हो गए कहाँ पर आ गए E, ये भी E है तो ये भी क्या होगा E, कॉमन पॉइंट्स हैं। तो समझना, A से लेके B होते हुए, B बोलो या D एक ही है, B या D होते हुए कहाँ पहुँचना है E, A से होके D होते हुए कहाँ पहुँचना है E, A से लेके C होते हुए कहाँ पहुँचना है E, C होते हुए कहाँ पहुँचना है E। अब समझना, ये दोनों कैसे हैं सीरीज में, ये दोनों कैसे हैं सीरीज में, और इन दोनों का रिजल्ट कैसा है पैरेलल। अब जब ये दोनों सीरीज में है 1 और 2, तो इनका रिजल्ट क्या आएगा 2/3 माइक्रोफैरड। ये दोनों सीरीज में है, इनका रिजल्ट क्या आएगा बोलो 2/3 माइक्रोफैरड। समझिएगा, नया सर्किट क्या बन जाएगा, नया सर्किट आपके सामने बनेगा कुछ इस टाइप का, समझिएगा कुछ इस टाइप का। ये आ गया आपके पास 2/3 का, ये आ गया आपके पास 2/3 का, इधर पे ऑलरेडी कितने का था 8 का था, ये x हो गया, ये y हो गया, और इधर पे भी कितने का है 8 का है, ये हो गया आपका 8 वाला। ये सर्किट कंप्लीट, ये A था और ये क्या था E था। समझ रहे हैं बात को। अब इनमें कैसा कॉम्बिनेशन हो गया, अब ये पैरेलल हो गए, कैसे हो गए पैरेलल हो गए। समझ रहे हैं बात को, ये और ये दोनों कैसे हैं पैरेलल। इसकी वैल्यू 8 है, इसकी वैल्यू 8 है, इसकी 2/3 है, और इसकी भी क्या है 2/3। पहले ये था, मॉडिफाई होके ये बना, और इससे भी ज़्यादा मॉडिफाई होके अब वो तीसरा वाला बन चुका है। समझिएगा बात को, इससे भी ज़्यादा मॉडिफाई होके वो तीसरा वाला बन गया। समझिएगा ध्यान से। चलिए अब देखिए इसमें क्या कहानी है, ये दोनों पैरेलल में है, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा 4/3। क्या आएगा 4/3। अब समझना, जो इनका रिजल्ट आएगा 8, 4/3 फिर 8, ये तीनों काहे में आएंगे सीरीज में। अब एकदम नया रिजल्ट, ये x ये y, ये वाला 8 हो गया, ये बीच में क्या हो गया 4/3 हो गया। देखो ना, ये 2/3 पैरेलल में है, तो रिजल्ट क्या आएगा 4/3, और ये तीसरा वाला हो गया कितना 8। तो पहला रिजल्ट ये था, दूसरा ये, तीसरा ये, और ये चौथा आ गया। और ये 2/3 दोनों पैरेलल में है, रिजल्ट क्या आएगा 4/3। ये कर दिया। अब ये तीनों काहे में है सीरीज में, चलो जल्दी से निकाल लो C इक्विवेलेंट। C इक्विवेलेंट क्या आएगा, इसके लिए फॉर्मूला 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/8 प्लस 3/4। एलसीएम क्या आएगा 8, कितना आएगा बोलो 1 + 1 + 6, कितना आएगा 8/8। बोलिए जल्दी से, कितना हो जाएगा 1 माइक्रोफैरड। कितना हो जाएगा बोलिए 1 माइक्रोफैरड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, एकदम सिंपल। तो पूरे सर्किट में x और y के बीच में कितना इफेक्टिव कैपेसिटेंस है 1 माइक्रोफैरड है। घबराना नहीं, आपको लगेगा सर आपने खिचड़ी बना दी। समझना, पहले आपको यह डायग्राम था, इससे अपन ने रिजल्ट में देखा C5 को इनएक्टिव घोषित कर दिया। पहले तो ये C इक्विवेलेंट है,
इसको मैं सी डैश बोल दूं थोड़ी देर के लिए, अच्छा लगेगा। सी डैश इक्विवेलेंट है ये, ठीक है ना। ये किसके किसके बीच का है, ये ए और बी के बीच का है। कितना आया था 2 माइक्रो, ठीक है। उसको जब अपन ने सेट किया तो यहाँ हमको व्हीट स्टोन की खुशबू आने लग गई थी। व्हीट स्टोन को रिजॉल्व किया तो ये सिचुएशन आ गई, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, रिजल्ट पैरेलल में। इसका रिजल्ट ये है, इसका रिजल्ट ये है 2/3। अब इन दोनों को मैंने यहाँ सेट कर दिया। अब ये दोनों आपस में पैरेलल है, दोनों पैरेलल को सेट कर दिया। अब उसके बाद नया रिजल्ट ये है और फाइनली सी इक्विवेलेंट फाइंड कर लिया, ठीक है। थोड़ा सा खिचड़ी है, सॉरी, आप अच्छे समझिएगा, मैंने स्टेप आपको रिमाइंड करा दिए हैं, ठीक है ना। रोक रोक के नोट करते जाइएगा। समझ में आ गया व्हीट स्टोन की खुशबू कैसे आती है, समझ में आने लग गया ना। चलिए, सीरीज पैरेलल कोई ऑप्शन नहीं बच रहा था, इसलिए इसको मैं डी बोलूं, ये बी था, ये भी बी ही रहेगा, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये ए बी ई, इसको मैं बी ही बोल देता हूँ, एक ही चीज है, ये बी और ये भी बी ही रहेगा। समझ में आ गया। इस तरीके से आप ये सर्किट सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि 2-4 प्रॉब्लम और होंगे तो आपको और प्रॉपर क्लियर हो जाएगा। समझ आ गया, जल्दी से इसको नोट करिए, फिर 1-2 अच्छे क्वेश्चन करते हैं, समझ में आ जाएगा, ठीक है। नोट करो जल्दी से। अब देखिए, आपके सामने कुछ सर्किट बनाए हुए हैं नेटवर्क, इनका हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। पहले वाले में देखो साफ साफ दिख रहा है आपको, तो ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल। इनका जो रिजल्ट आएगा वो इसके साथ कैसा आएगा, सीरीज। चलो देख लेते हैं, इन दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, पैरेलल नहीं है, तो इन पैरेलल का रिजल्ट क्या आएगा, 2C। हमको मालूम है जब 2 कैपेसिटर पैरेलल होते हैं तो क्या होता है उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, उनका अलजेब्रिक सम। अब ये C और 2C कैसे हैं, सीरीज में है, तो इनका रिजल्ट क्या आएगा, 2/3C। समझ रहे हैं बात को। जब 2 कैपेसिटर सीरीज में होते हैं तो फॉर्मूला क्या, C1C2/C1C2 क्या आएगा बताइए, 2C/3। अब ये रिजल्ट आएगा वो इसके साथ कैसा है, पैरेलल। तो इस पूरे एंटायर सर्किट का क्या आएगा, 2/3C + C। कितना आएगा बोलो, 5/3C। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, क्या देखा आपने, ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल, रिजल्ट क्या आएगा 2C। ये और ये दोनों कैसे हैं, सीरीज, रिजल्ट आएगा 2C/3। ये पूरा आर्म इस पूरे आर्म के साथ कैसा है, पैरेलल, तो पैरेलल में क्या 2C/3 + C कितना आएगा, 5/3C। समझ में आ गया बढ़िया से। चलिए इस क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। इसमें क्या है देखना, इसका नाम A है और इसका नाम थोड़ी देर के लिए B। तो यार ये भी तो B ही है, क्यों, बीच में कुछ लगा थोड़े ना है, ना तो कुछ लगा है ना कोई ब्रेक है, तो ये B है तो ये भी B ही होगा। मतलब A और B से ये अटैच है और A और B से ही ये अटैच है। तो मैं इसको इधर से उठा के ऐसे शिफ्ट कर सकता हूं, ये लग गया, लीजिए। अब क्या है, ये दोनों कैसे हो गए, पैरेलल। अगर ये C है ये C है तो इन दोनों का रिजल्ट कितना आएगा बताइए, 2C। इन दोनों का रिजल्ट क्या, 2C। ये और ये सीरीज में है तो इन दोनों का रिजल्ट क्या बताओ, 2C/3। इन दोनों का रिजल्ट क्या, 2C/3। ये जो है वो इसके साथ पैरेलल है, ये जो नीचे वाला है इस इन 2 एंड्स के जो नीचे वाला होगा वो इन 2 एंड्स के ऊपर वाले के साथ पैरेलल है। तो नीचे का 2C/3 है, ऊपर का C है, तो C इक्विवेलेंट कितना आएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, दोनों का समेशन। 2C/3 को C के साथ ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 5C/3। ये ले, इस पे आ जाओ यार, इसको भी बहुत ध्यान से देखो, इस पे क्या कहानी दिख रही है आपको। ये एंड हो गया A से 2 आर्म्स जाती हैं, लो यार ये 2 जा रही हैं, एक पे ये C बना हुआ है, दूसरे पे भी क्या है, ये C बना हुआ है। चलो आगे आ जाओ, ये B बना लो, B, ये हमारे पास चलिए B है। B से भी मुझे लगता है 2 आर्म्स जाती हैं, एक ये, चलो ये B से 2 आर्म्स जा रही हैं, ये B, इस पे भी C है और इस पे भी C है। ये जो B से एक जाती है, ये जो B से एक जाती है, ये किससे ऐड हो रही है, A से आने वाली आर्म्स से। जो B से एक जाती है ना ब्रांच, वो किससे ऐड हो रही है, A से आने वाली एक आर्म से। डायरेक्टली A से नहीं हो रही है, किससे अटैच हो रही है, A से आने वाली आर्म से। ये आ रही थी A से, ये A से आ रही थी तो B से आने वाली इस A से आने वाली पर टकरा गई। ऊपर से B से एक और जा रही थी, B से एक और, वो किससे अटैच हो रही है, वो भी A से आने वाली आर्म से अटैच हो रही है। ये भी A से आने वाली आर्म से अटैच हो गई। समझना, A से आने वाली आर्म एक जगह पे मिलती है और वो घूम के मिलती है, दोनों के बीच में एक कैपेसिटर लगा है। मतलब A से आने वाली एक आर्म और दूसरी आर्म के बीच में क्या लगा है, एक कैपेसिटर लगा है। दिख रहा है आपको इधर पे, देखो ना, एक ही 2 आर्म, एक ये वाली और एक ये वाली, और दोनों से अटैच क्या है, दोनों आर्म जब जाती हैं तो बीच में एक कैपेसिटर मिलता है।
दोनों आर्म जब जाती हैं तो बीच में एक कैपेसिटर मिलता है, समझ रहे हैं बात को, दोनों आर्म जब जाती हैं तो बीच में एक कैपेसिटर मिलता है। चलो समझना बात को, इनको मैं थोड़ी देर के लिए x और y बोल देता हूं, समझना। इनकी कैपेसिटी CC है, अब देखना C/C1 तो x और y के दोनों तरफ के जो आर्म्स का रेशियो है वो क्या है, सेम है। इसका मतलब क्या हुआ, x और y का पोटेंशियल सेम हुआ, और x और y का पोटेंशियल अगर सेम है मतलब इसके थ्रू कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा, मतलब न्यू सर्किट क्या है भाई, न्यू सर्किट की कहानी, न्यू सर्किट आएगा, न्यू सर्किट में क्या आएगा, अब न्यू सर्किट में आएगा CX CY C और ये भी एक C, समझिएगा, ये B है और ये क्या है A। अब बीच वाले कैपेसिटर का रोल खत्म, क्यों खत्म भाई, क्योंकि x और y का पोटेंशियल सेम था अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन प्रिंसिपल। क्यों, क्योंकि इस दोनों आर्म्स के कैपेसिटेंसेस का रेशियो इन दोनों आर्म्स के कैपेसिटेंसेस के रेशियो के इक्वल है। आ गया समझ में। अब देखिए, अब अगर हम a और b के बीच की बात करें, ये x y तो हमने ऑप्शनल लिए थे, जरूरत तो थी नहीं, तो है नहीं कुछ, तो ये देखिएगा a और b के बीच की बात करें तो a और b के ऊपर तरफ देखो ये दो लगे हैं, दोनों कैसे हैं, ये सीरीज में, कैसे हैं दोनों, सीरीज में, तो सीरीज में है तो इनकी कैपेसिटी क्या आएगी 2C/3, क्या आएगी इनकी कैपेसिटी बोलो, सॉरी C/2 आएगी, क्या आएगी C/2। ये दोनों सीरीज में है, इनकी कैपेसिटी क्या आएगी C/2। अब दोनों कैसे हैं पैरेलल, अब दोनों कैसे हैं पैरेलल, तो इनकी C इक्विवेलेंट कितनी आ जाएगी, C आ जाएगी। बताइए कुछ आया समझ में, क्या देखा आपने, इसकी कैपेसिटी C, इसकी कैपेसिटी C, दोनों सीरीज में है। सीरीज का फॉर्मूला क्या C/N, तो C/N कितना आ गया C/2, इसका भी आ गया C/2। अपर आर्म लोअर आर्म दोनों कैसी कहला गई पैरेलल, तो पैरेलल में कैपेसिटी क्या जाएगी C/2 प्लस C/2 कितना आएगा C, है ना सिंपल। तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए, ठीक है। इन्हें मैंने गोला बना बना के वैल्यू रखी है तो आपको और भी ध्यान रहेगा, समझ रहे हैं बात को। ये जो आर्म इधर बनी थी ना, मान लीजिए पहले इधर बनी थी, समझ जाओ, इधर आर्म थी, मैंने इसको उठा के इधर ला के रखा है, याद रखना इसको डायग्राम में, इसको मैंने उठा के इधर रखा है क्योंकि ये B है तो ये भी B ही होगा, ये तो A है ही, दोनों के एंड्स कॉमन है तो ये बीच में क्यों रहे, इसलिए मैंने कहाँ ले जाके रख दिया, उसको इधर पे रख दिया, तो समझने में ठीक रहेगा। समझ गए आप बात को, बढ़िया से क्लियर हो गया। इस तरीके से देखिए इन तीनों नेटवर्क की हमने क्या फाइंड कर ली, इक्विवेलेंट कैपेसिटी। इसकी भी 5/3 आई थी, इसकी भी 5/3 आई थी, बस इसकी बस C आई है। समझ में आ गया, बढ़िया से बन जाएगा। आपको नेटवर्क काफी हद तक क्लियर हो गए होंगे। आपको लग रहा हो सर आपने डायग्राम में ही क्यों बना दिया, क्योंकि डायग्राम में ही आप प्रॉपरली समझते कि सीरीज क्या है और पैरेलल क्या है। समझ रहे हैं बात को। इन दोनों को सिंपल सीरीज पैरेलल से करना था और इसको करना था व्हीटस्टोन से। मैंने नेटवर्क के नाम पे मैक्सिमम वैरायटी आपके साथ कवर करने की कोशिश करी है। मैं प्रॉब्लम भेजा हूं सीट को, बहुत ईमानदारी से बहुत ध्यान से सॉल्व करिए। मैंने भले ही बता दिया है, अगर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं बन रहा फटाक से मैसेज कर दो, पूरी की पूरी वैरायटी वापस से बता दूंगा। कितनी भी मेहनत हो जाए आपसे बनना चाहिए। अगर मैंने भले ही बता दिए अभी आपको 10-12 क्वेश्चन बताएं, लेकिन अगर आपको नहीं बन रहे, नहीं समझ में आ रहे, आप मैसेज बस कर दो कि सर हमको फला प्रॉब्लम नहीं आया, आप तो कुछ भी करो हमको बताओ, मैं बताऊंगा। चिंता की बात नहीं है, हमसे बनना चाहिए, बिना बने हमको आगे नहीं बढ़ना, ठीक है ना। जल्दी से इसको नोट करिए, फिर अपन आगे बात करते हैं, ठीक है ना।